हाँ तो भैया शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में कहानी पहुंच गई थी वायरल डिसीज़ तक, है ना। बैक्टीरियल ख़त्म हो गई है, एंथ्रेक्स, गलघोटू, है ना, और थनैला, बाकी डिसीज़ जो कि काफ से या बछड़े से रिलेटेड थी, उन पे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया। किसी ने नहीं देखा हो तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख ले, तो वहाँ मिल जाएगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज वायरल डिसीज़ पे बात करते हैं। और वायरल डिसीज़ में सबसे पहला, अभी हम लोग एक एक डिसीज़ ही लेके चलेंगे, है ना। एक साथ दो तीन डिसीज़ एक साथ पढ़ लेते हैं तो वो भी मिक्सअप होता है। तो आज हम समझते हैं रिंडरपेस्ट के बारे में। सबसे पहले जान लो कि विषाणुजन्य या वायरल डिसीज़ में जानवरों में सबसे खतरनाक बीमारी है रिंडरपेस्ट, पोका पोकनी, तुम्हारी फेवरेट, है ना। लेकिन जब तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा मोस्ट हार्मफुल एंड डेंजरस डिसीज़, सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो वहाँ आपका आंसर होगा एंथ्रेक्स। लेकिन एंथ्रेक्स कब? जब मोस्ट हार्मफुल डेंजरस डिसीज ओवरऑल पूछे तो एंथ्रेक्स, कंडीशन दे दे कि वायरल में सबसे खतरनाक कौन है तो फिर आएगा रिंडरपेस्ट। ये ध्यान रखना, ये दोनों में अंतर है। अच्छा, यही बात अगर बछड़ों के लिए पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल डिसीज ऑफ काफ, कि बछड़ों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो वहां आंसर फिर बदल जाएगा और वहां आएगा क्या? व्हाइट स्कोर, है ना, सफेद दस्त। जब तीन बीमारी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर बदल जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनना, रिपीट करके समझ में आ जाएगा। तो रिंडरपेस्ट, पोका पोकनी, नाम से ही पता चल रहा है कि दस्त लगे हुए हैं, है ना। आगे कहा पशु माता रोग, याद रखना, पशुओं का माता रोग कहे तो चेचक आएगा। चेचक को कहते हैं ना छोटी माता, बड़ी माता, लेकिन पशु माता कहे तो आएगा रिंडरपेस्ट। एनिमल प्लेग या पशु प्लेग जब भी लिखे या केवल प्लेग भी लिख दे तो समझना रिंडरपेस्ट की बात चल रही है। वास्तव में प्लेग होता है बैक्टीरियल, जो कि चूहों से फैलता है। आई बात समझ में? लेकिन अपने कोर्स में जो प्लेग है वो वास्तव में है पशु प्लेग, एनिमल प्लेग, महामारी के रूप में फैलता है, इसीलिए इसको प्लेग शब्द दे दिया। तो अपने लिए जब भी प्लेग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप समझना कि बात चल रही है रिंडरपेस्ट की, है ना। दस्त लगते हैं इसीलिए इसको अतिसार रोग भी कहते हैं। लिखा नहीं है, लिख देता हूं। ये क्यों इतने सारे नाम लिखे हैं सर? क्योंकि यही एग्जाम में पूछे गए हैं। नाम ही पूछ लेता है कई बार तो, और नाम ही नहीं मालूम है तो उसके सिम्टम क्या खाक याद आएंगे? नाम ध्यान रखना। इसी को पकवा कहा, इसी को मालामारी कहा और इसी को देवन रोग कहा है। तो हिंदी वालों नाम ध्यान रखना। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ फायदा हो जाता है कि हर जगह रिंडरपेस्ट ही लिखा आता है। तो हिंदी वालों को इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर पढ़ना, यदि समझ नहीं आए तो। हर साल क्रॉप और एनिमल, इन दोनों के अगर अपन मिलाएं तो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो है वो गलत दिए जाते हैं, गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं, गलत अर्थ निकाला जाता है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण। तो हिंदी मीडियम वालों, वो 20 प्रश्न में आप तुक्का ही लगाते हो, तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर ध्यान से पढ़ना। अगर आपने प्रॉपर नोट्स पढ़े होंगे, क्लास अटेंड करी होगी, तो आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चीज़ें टर्म मैंने बताई है पूरी पूरी, तो आप क्लिक कर जाओगे, है ना। फ्लुएंट इंग्लिश भले ही नहीं आती हो अपने को, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जरूर जाओगे कि ये बोल क्या रहा है, खासकर जब नीचे हिंदी भी लिखा हुआ है, भले गलत लिखा है, लेकिन आप अंदाजा लगा लोगे कि इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहा। तो इंग्लिश में जरूर पढ़ना। तो यहाँ पे ये नाम ध्यान रखना। अगली बात आती है कि भैया ये वायरल डिसीज है तो कौन से वायरस से होती है, तो कहना पैरामिक्सो वायरस। इसी को नाम दे दिया निकोली वायरस। ये वही वायरस है जो पोल्ट्री में, मुर्गियों में का कारण है ना। तो रानीखेत, वहां पे एक ट्रिक बताता हूँ, रानी के पैर में वायरस मिक्स हो गया, पैरामिक्सो वायरस ऑफ रानीखेत। तो रानीखेत वहां पे मोस्ट हार्मफुल डेंजरस डिसीज, सबसे खतरनाक मुर्गी की बीमारी क्या है? रानीखेत, है ना। और यहाँ पे सबसे खतरनाक हो गई वायरल में पोका पोकनी, दोनों का ही वायरस सेम, पैरामिक्सो वायरस। अब इस वायरस के बारे में सबसे पहले बताया था निकोली और एडिल ने। निकोली एडिल ने भी बताया था 1902 में, है ना। एडिल और निकोली नाम के साइंटिस्ट ने, और इसीलिए इसको निकोली वायरस नाम दे दिया, क्योंकि इन दोनों ने बताया था 1902 में। तो ये ध्यान रखना भैया, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने बर्ड फ्लू बोला था, बर्ड फ्लू के लिए वायरस कौन सा है, आप इसका आंसर देंगे। मैं दो ऑप्शन देता हूँ, H1N1 या H5N1, आपको याद हो तो बताना। और यदि H5N1 आंसर है तो H1N1 किसका है, और यदि H1N1 आंसर है तो H5N1 किसका है, इतना क्लू दे देता हूँ आपको, है ना। तो ये दोनों ही आपके काम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये जो H5N1 H1N1 क्या है, तो ये स्ट्रेन है, ये प्रकार है, ठीक है, वायरस के। जैसे अभी कोरोना में अपन अलग अलग नाम दे रहे हैं ना, तो वो उनकी स्ट्रेन है, तो ये स्ट्रेन है, और ये दोनों ही एग्जाम में आते हैं।
ध्यान रखना। तो भैया वायरस हो गया पैरामिक्सो वायरस, निकोली एडिल ने 1902 में बताया, इसलिए इसी को निकोली वायरस नाम दे दिया है। इस बीमारी में टेम्परेचर वही 104 टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना। और वही ट्रिक जो पहले मैंने बताई है, एंथ्रेक्स में कितना था 105 से 107, यहाँ 104 से 107, मतलब आप एक भी याद कर लो तो बाकी के ध्यान याद रह जाएंगे, है ना। तो बाकी के आप याद रख लोगे, केवल अलग से याद करना किसको, लंगड़ी को, ब्लैक क्वार्टर को। वहाँ 107 टू 108 था, 107 से 108, और वो पूछा गया अलग से, वो ध्यान रखना। सभी को होती है ये बीमारी, छोड़ करके किसको, घोड़े को। घोड़े को भैया नहीं होती। हॉर्स आर रेसिस्ट फॉर रिंडरपेस्ट डिसीज, ध्यान रखना, है ना। जैसे कि एंथ्रेक्स नहीं हो रहा था ड्वार्फ पिग को, बर्ड्स को, अल्जेरियन शीप को, यहाँ पे हॉर्स को नहीं हो रहा है। आगे बोला गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल, रोगाणु शरीर में जाने से लेकर बीमारी प्रकट होने तक का टाइम, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल। जैसे कोरोना का बोल रहे हैं कि भाई 14-15 दिन, है ना, आप गए हो, कांटेक्ट में आए हो किसी के, तो 14 दिन आइसोलेट हो जाओ। अगर होना होगा तो इतने टाइम में आ जाएगा, उद्भव हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा उद्भवन काल में। नहीं होना होगा तो फिर वो समझना कि बच गए आप, इम्यूनिटी डेवलप हो गई आपके अंदर। तो इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 9 डेज, जो कि आपको याद रखना है, रटना है। मोर्टिलिटी का मतलब है मृत्यु दर, है ना। तो भैया यहाँ पे मृत्यु दर जो है वो है 80 से 100%, मतलब कि यदि 100 एनिमल्स में हुआ है तो संभावना है कि 80 मरेंगे या 100 तक भी मर सकते हैं सीवियर कंडीशन में। अब ये बीमारी में ये वाली जो मोर्टिलिटी रेट है ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है भैया ड्राई एरिड जोन में या पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि इस बीमारी का प्रकोप हाईली इंटेंसिव इन ड्राई एंड एरिड जोन, मोस्टली हिल ट्रैक्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है ना, आफ्टर रेनी सीजन, और वो भी वर्षा ऋतु के बाद में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए वैक्सीनेशन वाले चार्ट में आप देखना तो आपको इम्यूनिटी अलग अलग बीमारी के लिए लिखी हुई मिलेगी। वहाँ अधिकांश बीमारियों में इम्यूनिटी आपको मिलेगी 1 ईयर, 1 साल। लेकिन रिंडरपेस्ट के लिए यदि वैक्सीन लगती है तो उस वैक्सीन का इम्यूनिटी मिलता है 3 से 7 और 7 से 14 साल, अलग अलग। 3 से 7 साल कहाँ और 7 से 14 साल कहाँ? ऑप्शन देता हूँ, एक है मैदानी क्षेत्र, एक है पहाड़ी क्षेत्र, मतलब एक है हिली ट्रैक्ट और एक है प्लेन रीजन। तो प्लेन रीजन में ज़्यादा मोटिलिटी रेट होगी कि हिली ट्रैक्ट में? तो आप कहेंगे आपने अभी अभी बताया सर 80 से 100% पहाड़ी क्षेत्र, हिली ट्रैक्ट में मृत्यु दर है। तो जहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है वहाँ इम्यूनिटी ज़्यादा मिलेगी? बोले नहीं सर, इम्यूनिटी अगर होती तो मरते ही क्यों? पहाड़ी क्षेत्रों पे ज़्यादा मर रहे हैं, मतलब इम्यूनिटी कम है। मैदानी भागों में इम्यूनिटी ज़्यादा है पशुओं के अंदर, इसका मतलब ये है कि मैदानी भागों में यदि वैक्सीन लगाएंगे तो 7 से 14 साल तक इम्यूनिटी मिलेगी, प्रतिरक्षा मिलेगी। और यदि पहाड़ी क्षेत्रों में वैक्सीन किया है तो 3 से 7 साल बाद दोबारा वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। आई कहानी समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं आया हो तो फिर से रिपीट करके सुनना, इस बात को बैक करके समझ में आ जाएगा। ये तो हुई बातें, है ना। अब अपन चर्चा करते हैं भैया इसमें तीनों स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ठीक, अब तीनों स्टेज के सिम्टम्स मैं बता देता हूं और फिर पोस्टमार्टम वाला सिम्टम भी बताऊंगा। कभी भूल जाऊं तो मुझे मैसेज में नीचे कमेंट कर देना, बता दूंगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले शिवरिंग, मतलब कि ठंड लगना। जब शिवरिंग होती है, कपकपी आती है तो दांत किटकिटाते हैं, है ना। दांत पीसना अलग बात है। अपने हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, गल घोटू में पेन हो रहा था, सूजन आ गई थी गले में और जीभ में, तो वहाँ दांत पीस रहा था, है ना। लेकिन जब ठंडी लगती है तो किटकिट दांत किटकिटाते हैं, उसको कहते हैं शिवरिंग होना, दांत किटकिटाना, है ना। तो भैया दांत किटकिटाना, ठंड लगना, आपको भयानक वाली ठंड लग रही है और ऐसे में मैं कहूँ कि भाई पानी पीना चाहोगे? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल पीने की इच्छा नहीं है सर, ठंड लग रही है। तो यहाँ पे भी पानी की कमी हो जाएगी शरीर में। पानी नहीं पिएगा तो मल बाहर नहीं निकल पाता, मतलब अगली चीज़ क्या हो जाएगी? कब्ज। जब कब्ज होगी, मल बंद हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा डंग, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर या कहें कि रेक्टम के अंदर, मलाशय के अंदर इनर वॉल या आंतरिक दीवार से रगड़ खाएगा और रगड़ने के कारण सूखे मल के वहाँ ब्लड निकलने लगेगा, है ना। तो रक्त मिला हुआ क्या आने लगेगा? गोबर। तो आप अपने फर्स्ट स्टेज में सिम्टम हैं उनको सीक्वेंस में पढ़ना। आप केवल एक बात याद रख लो, ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रहे हैं, ठंड लगेगी, पानी नहीं पिएगा, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पिएगा तो कब्ज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी तो मल सूखेगा, मल सूखेगा
तो स्वाभाविक सी बात है ब्लड आने लगेगा, इनर वॉल के साथ रगड़ने के कारण ब्लड निकलेगा। तो ये अपने आप पूरा याद हो जाएगा, केवल क्या याद हो, पहली स्टेज में ठंड लगती है। हालांकि ये मेजर सिम्टम नहीं है। मेजर सिम्टम क्या है, सेकेंड और थर्ड स्टेज के। तो सेकेंड स्टेज में क्या होने लगता है, तो बोले आंखें लाल होना और उनसे कीचड़ आना, डर्टी डिस्चार्ज फ्रॉम आईज, जैसे कि आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है ना, कई बार अपन कहते हैं आंख आ गई, आंख तो पहले से ही है पर बोलचाल में कहते हैं आंख आ गई, मतलब इन्फेक्शन आ गया। तो इन्फेक्शन जब होता है तो आंखों से वो जो पस जैसा डिस्चार्ज होता है, बस वैसा ही पस जैसा कीचड़ बहना, आंखों से आंखें लाल होना। साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्मिक झिल्ली। तो श्लेष्मिक झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब ये जो जबड़ा है, गले और अपना मुंह जो है, बीच में गाल वाला हिस्सा एग्जैक्ट कहें तो गाल और होंठ को यदि अंदर से देखें तो जो लेयर दिख रही है बस उसी को कहा गया है वहां पे। तो उसी के ऊपर जो है श्लेष्मिक झिल्ली के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अल्सर होना, अल्सर्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रेडनेस, है ना, कि म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मिक झिल्ली का लाल होना तथा उस पर छाले होना, ये दो बातें। और यही एग्जाम में कई बार पूछा, ये की पॉइंट है, इसको सुपर मोस्ट आईएमपी लगा लेना, रजनीकांत बना देना कि म्यूकस झिल्ली का या श्लेष्मिक झिल्ली का लाल होना और उस पर छाले पड़ना, है ना। रेडनेस एंड अल्सर्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन इज द मेजर सिम्टम ऑफ रिंडरपेस्ट डिसीज। और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। अगर आप लोग अपने क्वेश्चन कलेक्शन में देखोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, है ना। मेरा भरोसा मत किया करो, मैं झूठ बोल देता हूँ कई बार, तो चेक करना भैया, दिखाई देगा वहाँ पे। तो यही वाला की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, मतलब बाकी के याद बोले बाकी के ध्यान रखना है, पर ये मेजर सिम्टम है। कोई एक आंसर देना हो तो ये आंसर देंगे, ठीक। अब आती है थर्ड स्टेज। जैसा सेकंड स्टेज में बाकी बातें भी लिखी हुई है, स्नॉट बिकम ड्राई एंड क्रैक्ड, मतलब थूथन का सूखना, मतलब ब्लैक मॉइस्ट पार्ट जिसपे पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, होता है ना गाय भैंस में सामने की तरफ नाक वाला हिस्सा, जिसको कहते हैं मजल या मफल। आंसर देना, मजल किस में होता है, मफल किस में होता है, आंसर देना है ना कॉमेंट बॉक्स में। तो उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें होने लगती है और उस पर क्रैक बनने लगते हैं। साथ में जो है खाना नहीं खाएगा और दस्त शुरू हो जाएंगे, दस्त में आंव आना, ऐसा लिखा होगा तुम्हारे पास में, है ना। तो क्या होता है, जब खाना नहीं पचता है और सीधे पानी जैसा निकलने लगे तो उसको कहते हैं दस्त होना। पर जब दस्त चिपचिपा आने लगे तो उसको कहते हैं आंव आना या म्यूकस आना, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का इनर वॉल जो है उसका नेक्रोसिस होने लगा, वो झड़ने लगी है। लेकिन जब इतनी झड़ जाए कि ब्लड आने लगे तो उसको कहते हैं डिसेंट्री आना, है ना। तो ये 3 अलग अलग शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी जो आपको मैंने बता दी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे भैया आगे वही लिखा हुआ है कि दस्त आना और दस्त में आंव आना, लेकिन ये बातें महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण बात क्या थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मिक झिल्ली का लाल होकर उस पर छाले होना, ये ध्यान रखना, ये की पॉइंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही पूछा जाएगा। थर्ड स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, बोले मुंह के अंदर जो ये छाले थे और नाक के अंदर भी जो बढ़ने लगे थे, ये फूट जाते हैं। तो मुंह, नाक, कान, इनसे डर्टी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, पस निकलना शुरू हो जाता है ना। तो कह सकते हैं कि स्टिकी पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, ईयर्स एंड माउथ, नेजल डिस्चार्ज, माउथ डिस्चार्ज और ईयर डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। या कहें कि मुंह, नाक, कान से चिपचिपा पस जैसा स्त्राव होना और बाद में इसके साथ ब्लड आने भी लगता है। तो मुंह, नाक, कान से ब्लड वाला, पस वाला स्त्राव होना किसका प्रमुख लक्षण है ना। ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ, नोज एंड ईयर्स। आप कहोगे रिंडरपेस्ट, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या आएगा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का प्रमुख लक्षण था ये, ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस, प्राकृतिक छिद्रों से ब्लड डिस्चार्ज होना। तो यहाँ प्रमुख लक्षण क्या है, यही जो पहले बताया, ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज में होता है कि मुंह, नाक, कान से जो है स्त्राव होने लगना और बाद में इसके साथ में ब्लड या रक्त भी आने लगना, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम भैया शुरू हो जाते हैं। 3 से 4 दिन के बाद में पिचकारी दस्त शुरू होते हैं। व्हाट इज पिचकारी दस्त, इसको कहते हैं शूटिंग डायरिया। शूटिंग डायरिया मतलब मानो शूट कर रहा हो, गोलियां चला रहा हो, है ना। तो 5-5 फीट लंबे, याद रखना कितने फीट लंबे, 5-5 फीट लंबी पिचकारी वाले दस्त शुरू हो जाते हैं। जिधर एनिमल खड़ा है
है ना। पिछवाड़ा जिधर है उधर की दीवार जो है पूरी पुताई कर दी जाएगी, पुट्टी कर दी जाएगी। अगर डॉक्टर गलती से भी डायग्नोस करने पीछे पहुंच गया तो बिल्कुल शुद्धिकरण हो जाएगा उसका। तो खतरनाक वाले 5 फीट लंबे पिचकारी दस्त, इसलिए तो नाम दिया पोका पोकनी। कभी कभी इतने प्रेशर से दस्त होता है कि जो मलाशय है, रेक्टम है, जहाँ पे डंग या कहें गोबर इकट्ठा होता है, वो ऑर्गन भी बॉडी के बाहर निकल आता है। मतलब खतरनाक स्थिति हो जाती है, डेफिनेटली मरना है उसको, है ना। तो इस तरह के 3 से 4 दिन बाद पिचकारी दस्त शुरू हो जाते हैं, 5-5 फीट लंबे, है ना। और 5 से 7 दिन में, या कहें कि 4 से 7 दिन में, 3 से 4, 4 से 7 दिन में हो जाती है उसकी डेथ या मृत्यु। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुए इसके सिम्टम, इसमें से ये बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। आगे भैया, अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो इसके इनर वॉल पे, जैसे एंथ्रेक्स में पोस्टमार्टम का मना ही था, यहाँ कर सकते हैं। एंथ्रेक्स में स्पोर बनते हैं इसलिए। एंथ्रेक्स में कहा था कि स्प्लीन या कहें प्लीहा का जो आकार है, या तिल्ली जिसको बोलते हैं बोलचाल में, उस अंग का जो साइज होता है वो 4 से 5 गुना हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन फ्रॉम नॉर्मल साइज 4 to 5 टाइम मोर, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो बड़ी आंत या कहें कि रेक्टम वाला जो हिस्सा है उसकी इनर वॉल पे या मलाशय वाले भाग की आंतरिक दीवारों पर जेब्रा मार्किंग होने लगती है ना। तो जेब्रा मार्किंग या कह सकते हैं जेड मार्किंग ऑन इनर वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की आंतरिक भाग पर जेड की आकृति के चकते बनना, है ना। लिख लेना भैया, जेब्रा या फिर जेड आकृति के चकते बनना, ठीक है। पूछा गया है, ध्यान रखना भैया। मृत्यु दर मैंने आपको बताई दी है। कब फैलता है तो आफ्टर रेनी सीजन। कैसे मौसम में ज़्यादा फैलता है तो ड्राई और एरिड जोन में। कहाँ ज़्यादा फैलता है, प्लेन में कि हिली ट्रैक्ट में, तो हिली ट्रैक्ट में या पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। कौन से पशु को नहीं होता, घोड़े में नहीं होता। किसने खोज की तो एडिल और निकोली ने। कब खोज की, 1902 में, पैरामिक्सो वायरस की। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो बोले ट्रीटमेंट में सबसे पहले भैया एंटी रिंडरपेस्ट सीरम, या कहें कि एंटी जो है पोका पोकनी सीरम हिंदी में, है ना। तो एंटी रिंडरपेस्ट सीरम के 100 to 200 ml का इंजेक्शन देंगे। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में सीरम ही दी जाती है। अब देखो आप, एंथ्रेक्स भी सबसे खतरनाक थी, ये भी सबसे खतरनाक वायरल है। वहाँ भी 100 से 200 ml एंटी सीरम था, यहाँ भी 100 से 200 ml एंटी सीरम है ना। वहाँ भी 33.33% सल्फामिडीन था, यहाँ सल्फामेथाजीन है। सल्फामेथाजीन के 90 ml का आईवी इंजेक्शन देंगे। यहाँ भी नाम याद रखना सेम है। और दस्त जहाँ जहाँ दिखाई दे हर जगह दस्त में तुमको एक ही मेडिसिन लगानी है, सल्फामेथाजीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देन बच गया पेनिसिलिन, जो कि देना ही है ना। तो पेनिसिलिन गोलियों में या टेबलेट के फॉर्म में देंगे। तो पेनिसिलिन की 5 ग्राम की गोलियां 3 डोज में देंगे। पहले डोज में 5 गोलियां, दूसरे डोज में 3 और दूसरे डोज में 2 गोलियां 5-5 ग्राम की, है ना। ठीक हो जाएगा, ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट कर दिया तो। ये है भैया पोका पोकनी रिंडरपेस्ट। अब ये जो पूरा अपन ने पढ़ा है, इसका सार ये है भैया सिम्टम्स का। मेनली जो गलत होता है वो पॉइंट की बात है कि म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मिक झिल्ली का लाल होकर छाले पड़ना, है ना। मुंह, जबड़ा, जीभ, गाल पर छाले होना किसका लक्षण है ना। तो माउथ या कहें कि टंग, जॉ, लिप्स पर यदि अल्सर होना सिम्टम पूछे तो आंसर आएगा फुट एंड माउथ डिसीज। लेकिन केवल म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाए, मतलब आपको ये जो शब्द है ना म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मिक झिल्ली, ये एक शब्द ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिंडरपेस्ट। और ये शब्द किसी और डिसीज में नहीं आता, केवल और केवल रिंडरपेस्ट के लिए। तो ये आपको मैंने की पॉइंट बता दिया है, राज की बात बता दी है, ठीक है, जो शायद आपको नहीं मालूम थी। और आप उठा के देख लेना, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना रिंडरपेस्ट का, यदि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे वहाँ पे ये शब्द जरूर दिया होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। इस एक शब्द को याद कर लो, की पॉइंट ही यही है। तो भैया ये हो गया रिंडरपेस्ट के बारे में, है ना, ठीक है। अगला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा फुट एंड माउथ डिसीज पे। तो अभी इतना ही, 20-20 मिनट के ही लेक्चर बनाऊंगा एक एक डिसीज के, ताकि आप लोग जो है उसको देख सको और बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो, है ना। तो अभी इतना ही, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। और जल्दी ही अब फ्रिक्वेंटली मैं लेक्चर डालते जाऊँगा, है ना। लाइव क्लास आऊँगा ये चैप्टर खत्म करके। लाइव क्लास में क्या होता है कि कन्वर्सेशन ज़्यादा होता है, डिस्कशन ज़्यादा होती है और काम की बातें कम हो पाती। बीच में कोई नमस्कार कर रहा है, कोई चरण छू रहा है, कोई राम राम कर रहा है, तो फिर काम की बात नहीं हो पाती और भटक जाता हूँ मैं। माइंड में जो मैटर लेके आया हूँ वो मैं दे नहीं पाता हूँ फिर, है ना। तो बार बार लिंक टूटती है,
तो मैं ये वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद में लाइव का मैं एक मैसेज डाल दूंगा। उस डेट को अपन सारे डाउट्स के साथ में इस चैप्टर के लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो उस दिन बढ़िया अपन खूब चर्चाएं भी करेंगे, है ना, कहानियाँ सुना देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतने ध्यान से सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।